हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 6वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पाड़, टेक तथा फर्माबंदी, इसके फोल्डिंग, शोरिंग एंड द फार्म वर्क। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अस्थाई निर्माण होते हैं। जैसे जो हमारी बल्लियाँ होती हैं, जो हमारे फार्म वर्क होते हैं, ये सब अस्थाई हैं। जब तक हमें छत ढालना होता है तब तक लगाते हैं। जब हमारा छत कंक्रीटिंग हो जाती है उसके बाद इसको निकाल देते हैं, इसलिए इसको अस्थाई कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्थाई निर्माण क्या है जानते हैं। भवन निर्माण में ईंट, चिनाई, पत्थर, चिनाई अथवा कंक्रीट कार्य जब भूमि तल से ऊपर उठ जाता है तो बैठकर अथवा भूमि पर खड़े होकर दीवार बनाने और निर्माण कार्य को ऊपर उठाने में दिक्कत पड़ती है। तब दीवार के साथ बल्लियां गाड़कर उस पर पटरे आदि लगाकर अस्थायी प्लेटफार्म बनाया जाता है, जिस पर बैठकर अथवा खड़े होकर मैसन या राजगीर यानी मिस्त्री या राजगीर निर्माण कार्य ऊपर उठाते जाते हैं। यह व्यवस्था अस्थायी निर्माण कहलाती है, क्योंकि दीवार के पूर्ण हो जाने पर इस अस्थायी निर्माण को पूर्णतः हटा दिया जाता है। इसी प्रकार झुकी ही दीवारों को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए तथा मरम्मत कार्य के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। अस्थायी निर्माण के अंतर्गत दीवारों को बनाने के लिए पाड़, झुकी हुई दीवारों को सहारा देने के लिए शोरिंग यानी टेकबंदी, दीवारों की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अधपुष्टिकरण तथा कंक्रीट के अवयवों को ढालने के लिए फर्माबंदी की जाती है। तो इस जो हमारा ये चैप्टर है पाड़, टेक तथा फर्माबंदी, इसमें हम सबसे पहले पाड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो दीवारों को बनाने के लिए यूज की जाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे टेक बंदी, जो दीवारों को सहारा देती है। और तीसरा जो नींव को दृढ़ बनाती है, अंडरपिनिंग, उसके बारे में। और चौथा फर्माबंदी, फार्म वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अस्थायी निर्माण के लिए लकड़ी की बल्लियां, बांस, पटरे, लोहे के पाइप, नलिकाएं, चादरें, बेल्ट, रस्सियां इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। एक स्थल पर कार्य पूर्ण हो जाने पर यह मटेरियल अन्य निर्माण कार्य में पुनः प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फोल्डिंग क्या है। देखिए, आवश्यकता क्यों पड़ी इसके फोल्डिंग की। दीवारों, स्तंभों, चिमनियों आदि के निर्माण के लिए बांस, बल्लियां, पटरों, रस्सियां आदि द्वारा भूमि के कुछ ऊपर जो अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है उसे पाड़ या मचान कहते हैं, ठीक है। जो बांस, बल्लियां, पटरों और रस्सियों को उपयोग करके जो अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पाड़ या मचान कहते हैं, ठीक है। पाड़ निर्माण सामग्री रखने के काम आती है और राजगीर, मजदूर आदि इस पर बैठकर निर्माण कार्य ऊपर उठाते हैं। तो ये हमारा पाड़ कहलाता। अब पाड़ के बारे में इसमें बताया गया है, आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि पाड़, मचान की किस्में, पाड़ या मचान की किस्में, ठीक है। जो हमारी स्कैफोल्डिंग होती है उसकी कितने किस्म होती हैं। तो पहला ईंट चिनाई पाड़ या एकल पाड़, दूसरा पत्थर चिनाई या दोहरी पाड़ या मैसन पाड़, सूचिका या कैंटिलीवर पाड़, नलिका या ट्यूबलर पाड़, सीढ़ी पाड़, झूला पाड़ या लटकती पाड़, इसके फोल्डिंग इसे कहते हैं इंग्लिश में गैंट्री। तो टोटल हमारे पास 7 पाड़े हैं, ठीक है, जो 7 इसके फोल्डिंग हैं। तो सबसे पहले हम ईंट, चिनाई पाड़ या एकल पाड़ देखते हैं। आप इसको रोक करके वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए इसका डायग्राम बनाया गया है, एक पाड़ का डायग्राम बनाया गया है। ये ईंट, चिनाई पाड़ में बल्लियों की स्थिति ऐसे लगती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पत्थर चिनाई, दोहरी या मैसन पाड़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से देख करके रीड कर लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, केवल आपको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद सूचिका या कैंटिलीवर पाड़, तमाम प्रकार के इसके फोल्डिंग हैं, इसको वीडियो रोक करके अच्छे से आप रीड कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारी आ गई नलिका या ट्यूबलर पाड़, ये लोहे वाली जो पाड़ होती है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। नलिका पाड़ के गुण कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताया गया है। नलिका पाड़ के दोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सीढ़ी पाड़ क्या होती है, ठीक। झूला पाड़ या लटकती पाड़ क्या होती है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो पेंट वगैरह किया जाता है इसी पाड़ का यूज किया जाता है, ऊपर
जो सबसे ऊपर की बिल्डिंग होती है उसे में बांध दिया जाता है, उसके बाद लटक के काम किया जाता है। ठीक है, गैंट्री क्या है देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, पाड़ संबंधी आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका पाड़ समाप्त हो जाता है। अब हमारा आ जाता है टेक बंदी, जो दीवारों को सहारा देती है उसे टेक बंदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बताया गया, टेक बंदी किसे कहते हैं। संरचना के किसी सुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थायी रचना खड़ी की जाती है उसे टेक बंदी कहते हैं। वही दीवारों के अगल बगल में या दीवारों के बीच में खड़ी की जाती है, बांस बल्ली, इसको हम क्या कहते हैं, टेक बंदी कहते हैं। ठीक, और टेक बंदी की आवश्यकता कौन कौन सी है देख लीजिए। जो कि दीवार को सहारा देने के लिए, क्षतिग्रस्त भाग को निकालने के लिए, नया पार्ट निकालने के लिए, कमरों के माप में हेर बदल करने के लिए, भार संतुलित करने के लिए, पड़ोस की संरचना की सुरक्षा के लिए। ठीक है, टेक बंदी के प्रकार कितने हैं। टेक बंदी 4 प्रकार की है, तिरछी या रेकिंग टेक, पड़ी या फ्लाई टेक, खड़ी या डेड टेक, पुश्ता या अस्थाई टेक। 4 प्रकार के टेक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तिरछी या रेकिंग टेक कौन सी होती है, आप जैसा चित्र में देख रहे हैं यही आपके सामने है तिरछी या रेकिंग टेक। अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे दोषपूर्ण दीवार के लिए तिरछी टेक। ठीक, टेकें कैसे लगाई जाती हैं इसके बारे में बताया गया है। फिर पड़ी टेक। ठीक है, ये पड़ी टेक आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फ्लाई टेक ऊपर दिख रहा है, बीच में जो लगाया जाता है इसे फ्लाई टेक कहते हैं। और थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। खड़ी या डेड टेक है ये। ठीक है, चित्र में जो दिखाया गया है खड़ी टेक है। ठीक, और नीचे आप आइए, इसके नीचे आइए। ठीक, ये पड़ी या तिरछी टेकें हैं, चित्र दिखाया गया, आप इसको अच्छे से देख के रीड कर लीजिए। ठीक है, ये दीवार में प्रवेश निकालना, मतलब दरवाज़ा खोलना दीवार में। पुश्ता या अस्थाई टेक, ये है पुश्ता अस्थाई टेक, दीवार को सहारा देने के लिए बनाया जाता है इसको। तो इस प्रकार हमारा टेक ख़त्म हो गया। अब हमारा तीसरा आ गया अर्ध पुष्टिकरण या अंडर पिनिंग। ठीक है, दीवार की कमज़ोर नींव को दृढ़ करने, उथली नींव को अधिक गहराई पर ले जाने के लिए, भवन में तहखाना बनाने के लिए तथा दीवार के निचले भाग में आवश्यक फेरबदल करने के लिए पुष्टिकरण अर्ध पुष्टिकरण विधि अपनाई जाती है। इस विधि से दीवार तथा संरचना का भार निडिल धरणों की सहायता से पार्श्व में फर्श या भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और नींव ब्लॉक संरचना के भार को पूर्णतः मुक्त हो जाता है और अब इसे खोद कर निकाल दिया जाता है। वांछित गहराई तक नई नींव डाल दी जाती है, इसे अर्धपुष्टिकरण कहते हैं। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, अर्धपुष्टिकरण के समय सावधानियाँ कौन कौन सी बरतेंगे। ठीक, अर्धपुष्टिकरण गाइस उसे कहते हैं जैसे हम कोई नींव है वो धंस गई है, कुछ बेकार हो गया है नींव के नीचे, तो उसको हम काट के निकाल देते हैं, उसके स्थान पर दूसरी कंक्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, अर्धपुष्टिकरण की सावधानियाँ देख लीजिए। अंडर पिनिंग क्या है, इस कितनी विधियाँ हैं, प्रास विधि, आलम विधि, ब्लॉक विधि। ठीक है, प्रास विधि क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इनको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, वीडियो रोक रोक के अगर समझना रहे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आलम विधि क्या है ये आप अगर समझना चाहें चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। ब्लॉक विधि क्या है ये समझ सकते हैं। ये एशियन पब्लिकेशन की बुक है गाइस, एसएससी जेईई जैसे क्वेश्चन में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, अर्धपुष्टिकरण द्वारा नीचे धंसे फर्श को ऊपर कैसे उठाना है। ठीक, इस प्रकार हमारा अर्धपुष्टिकरण खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्माबंदी के बारे में। इसमें बताया गया फर्माबंदी की आवश्यकता क्या है। फर्माबंदी 3 से 21 दिन तक निकाली जाती है। ठीक है, फर्माबंदी के गुण कौन कौन से होते हैं, इनका परिमाप कैसा होना चाहिए फर्माबंदी की, और फार्म वर्क जो होता है हमारा उनकी सतह कैसी होनी चाहिए, दृढ़ता कितनी होनी चाहिए, हटाने में सरल होना चाहिए, जलरोधी होना चाहिए, भार कितना होना चाहिए, मानक खंड क्या होना चाहिए, लागत कितनी आनी चाहिए, इसका फर्माबंदी के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, फर्माबंदी हटाने की अवधि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, यहीं पर है।
ठीक है। ये फर्माबंदी हटाने की अवधि जो 16 से 24 घंटे दी गई है बीम की और धरन की, इसको याद रखिएगा। स्लैब की 3 दिन, ठीक है, 7 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ठीक है। ये अच्छे से समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्माबंदी के लिए पदार्थ जो हैं कौन कौन से हैं, ठीक। फर्माबंदी के प्रकार, लकड़ी की फर्माबंदी क्या है, ठीक है। लकड़ी की फर्माबंदी के गुण कौन कौन से हैं, दोष कौन कौन से हैं इनके, ठीक है। इस्पात की फर्माबंदी क्या है, इनके गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। इनके दोष कौन कौन से हैं। प्रकाश तथा इस्पात की फर्माबंदी की तुलना दोनों की गई है कि कौन सी अच्छी है, प्रकाश की फर्माबंदी या इस्पात की फर्माबंदी। जो फार्म का स्तर होता है उसमें ग्रीस वगैरह लगाई जाती है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट के अवयव में फर्माबंदी कौन कौन सी की जाती है, इसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। ये फ्रेम फर्माबंदी के सभी दिखाए गए हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। डाटो के लिए फर्माबंदी, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम 7वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है डाटे तथा लिंटन। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी मिस मत कीजिएगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।